हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट को। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करें इससे पहले एक पिछली वीडियो में मुझे एक क्वेरीज आई थी, एक क्वेश्चन आया था कि मैम हड्डियों के ढांचे, त्वचा तथा नाखून और बाल में जो है वह कैरोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, दीपक जी का ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 16 में फाइब्रस प्रोटीन के अलावा कैरोटीन भी पाया जाता है। तो ये मैं डाउट आपका क्लियर करना चाहूँगी कि फाइब्रस प्रोटीन के ही अलग अलग रूप इन सब चीज़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊतकों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कोलेजन नामक फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है। बालों में कीरेटिन नामक फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और मांसपेशियों में मायोसिन नामक फाइब्रस प्रोटीन पाया जाता है। तो है सारे फाइब्रस प्रोटीन के ही रूप। ठीक है, अंतर समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि फाइब्रस प्रोटीन के अलग अलग रूप जो है अलग अलग हमारे बॉडी के अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आपका आज का अपना सेशन। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, कोशिश करूँगी मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कार्बोहाइड्रेट से बन के निकल सकते थे उतना ही मैंने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की है। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य को ऊर्जा या शक्ति प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक व्यक्ति की दैनिक आवश्यक ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग कार्बोज द्वारा प्राप्त होता है? तो कार्बोज द्वारा 70% भाग जो है वह दैनिक जीवन में हमें प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से आवश्यक तत्व पाए जाते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट में आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, कार्बोहाइड्रेट को उनमें पाए जाने वाले शर्करा ग्रुप के अनुसार कितने समूह में बांटा गया है? तो इसे 3 समूह में बांटा गया है। कौन कौन सा? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड सबसे जटिल कार्बोज कौन सा है? तो वह पॉलीसैकेराइड है। और सरल कार्बोज किसे कहते हैं? तो मोनोसैकेराइड को सरल कार्बोज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, कौन सा कार्बोज पाचन के बाद सीधे रक्त में अभिशोषित हो जाता है, यानी कि पचने के बाद सीधे रक्त में मिल जाता है, कोई जटिल प्रोसेस इसमें नहीं होता है। तो वो कौन सा है? मोनोसैकेराइड। इसे सरल शर्करा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रैक्टोज क्या है? तो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रैक्टोज क्या है? तो ये मोनोसैकेराइड है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ये सरल शर्करा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, ग्लूकोज के अन्य नाम क्या है? तो डेक्सट्रोज, ग्रेप शर्करा, कॉर्न शर्करा और रक्त शर्करा भी इसे ही कहते हैं। किसे? ग्लूकोज को। ग्लूकोज के कौन कौन से नाम है? तो डेक्सट्रोज, ग्रेप शर्करा, कॉर्न शर्करा और रक्त शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो 80 से 100 mg प्रति 100 mm है। नेक्स्ट है हमारा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर किस रोग की संभावना बढ़ जाती है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर मधुमेह की संभावना बढ़ जाती है। ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा किस में परिवर्तित हो जाती है? तो ग्लूकोज की जो है वो अतिरिक्त मात्रा हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा कहाँ संग्रहित होती है? तो ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होती है। नेक्स्ट है हमारा, फ्रक्टोज शर्करा का अन्य नाम क्या है? तो लेव्युलोज और फल शर्करा या फिर फ्रूट शुगर भी किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को। सर्वाधिक मीठा शर्करा कौन सा होता है? तो फ्रक्टोज यानी फ्रूट शुगर सबसे ज़्यादा मीठा होता है। 2 सरल शर्करा का योग क्या कहलाता है? तो 2 सरल शर्करा का योग डाइसैकेराइड कहलाता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड यानी सिंगल, डाइसैकेराइड यानी 2 सरल शर्कराओं का योग, यानी ग्लूकोज या फिर फ्रैक्टोज बनकर क्या बनता है, या फिर ग्लूकोज बनके क्या बनता है? तो ये क्या हो जाता है? ये डाइसैकेराइड। 2 सरल शर्करा का योग क्या कहलाता है? डाइसैकेराइड कहलाता है। डाइसैकेराइड के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, अभी हम लोगों ने सरल शर्करा यानी मोनोसैकेराइड के पढ़े थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब क्या है? मोनोसैकेराइड। अब देखिए, डाइसैकेराइड है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, यानी इनमें 2 सरल शर्कराओं का जब योग होता है तब एक डाइसैकेराइड बनता है। ठीक है, गन्ने की चीनी किसे कहते हैं? तो सुक्रोज को गन्ने की चीनी भी कहते हैं। किसे? सुक्रोज को। और सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट है, एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? तो
एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं। अभी मैंने बताया कि दो सरल शर्कराओं का योग क्या क्या बनता है, तो डाइसैकेराइड। तो सुक्रोज में क्या मिलता है, तो एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का, यानी ये दोनों ही सरल शर्करा है। तो एक अणु सरल शर्करा का ग्लूकोज का, दूसरा सरल शर्करा फ्रक्टोज मिलके क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है हमारा दो सरल शर्करा का योग क्या कहलाता है, तो दो सरल शर्करा का योग डाइसैकेराइड कहलाता है। ग्लूकोज के दो अणु मिलने पर क्या बनता है, तो माल्टोज। ठीक है, यहाँ पर देखिए माल्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज के ही दो अणु से। जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज, एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं, जबकि दो अणु ग्लूकोज के ही मिलके क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। माल्टोज भी क्या है, एक डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट है हमारा अनाजों में कौन सा कार्बोज प्राप्त होता है, अनाजों से हमें माल्टोज प्राप्त होता है। दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं, तो लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा गाय के दूध में कितना प्रतिशत लैक्टोज मिलता है, तो गाय के दूध में 4% लैक्टोज मिलता है। माँ के दूध में कितना प्रतिशत लैक्टोज मिलता है, तो 7%। ध्यान दीजिए, माँ के दूध में सबसे ज़्यादा लैक्टोज मिलता है, 7%। एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं, तो लैक्टोज बनाते हैं। ठीक है, लैक्टोज में किसका संग्रह होता है, तो एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज, यानी ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों ही सरल शर्करा है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड किसका समूह है, तो पॉलीसैकेराइड कई जटिल कार्बोज पदार्थों का समूह है, यानी कि कई अणु ग्लूकोज फ्रक्टोज या फिर कई अणु डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड का मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। इसीलिए क्या है, यह एक जटिल कार्बोज पदार्थ है। कौन सा, पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पौधे कार्बोज किस रूप में संग्रहित करते हैं, यानी पौधे अपनी ऊर्जा को अपने अंदर किस रूप में संग्रहित करते हैं, तो स्टार्च के रूप में। ध्यान दीजिएगा, पौधे अपनी ऊर्जा को स्टार्च के रूप में अपने अंदर संग्रहित करते हैं। अनाजों में कितने प्रतिशत कार्बोज पाया जाता है, तो लगभग देखिए 65 से 85% कार्बोज अनाजों में पाया जाता है। किस रूप में, माल्टोज के रूप में। ठीक है, बीज एवं कंद में कितना प्रतिशत कार्बोज पाया जाता है, तो 19.35%। फल तथा सब्जियों में कितना प्रतिशत कार्बोज पाया जाता है, तो 2 से 10%। फल तथा सब्जियों मेनली किसके जो है एग्जाम्पल है, तो विटामिन सी और मिनरल्स के। बात समझ में आ रही है, तो इसमें स्टार्च बहुत कम मात्रा में पाया जाता है फलों तथा सब्जियों में। स्टार्च पानी में विलेय है या फिर अविलेय, आप लोग बताइए, अविलेय है। ठीक है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जो है, इसको गर्म मिलाने पर गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ बन जाता है, लेकिन वो पानी में पूरी तरीके से घुलता नहीं है, इसलिए स्टार्च पानी में अविलेय है। ठीक है, स्टार्च के कितने घटक होते हैं, तो देखिए एमाइलोज कितना प्रतिशत, 20% और एमाइलोपैक्टिन 80%, यानी स्टार्च के दो घटक होते हैं, एक तो एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपैक्टिन। सेल्यूलोज कहाँ से प्राप्त होता है, तो रेशे वाले भोज्य पदार्थों से हमें सेल्यूलोज की प्राप्ति होती है। ठीक है, सेल्यूलोज क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। ध्यान दीजिएगा, सेल्यूलोज पानी में विलेय है या फिर अविलेय, तो सेल्यूलोज पानी में अविलेय है। भोजन छोटी आंत में शीघ्रता से किसकी सहायता से आगे बढ़ता है, तो सेल्यूलोज की सहायता से भोजन छोटी आंत में जल्दी आगे बढ़ता है। किसकी सहायता से कब्ज नहीं होता, तो सेल्यूलोज की उपस्थिति में कब्ज की बीमारी जो है वह नहीं होती, क्योंकि भोजन पचने के बाद जल्दी आगे बढ़ने लगता है। रफेज किसे कहते हैं, तो रफेज सेल्यूलोज को ही कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेल्यूलोज का अन्य नाम क्या है, रफेज है। प्राणिज स्टार्च किसे कहते हैं, तो प्राणिज स्टार्च ग्लाइकोजन को कहते हैं। पॉलीसैकेराइड के कितने प्रकार हैं, तो देखिए पॉलीसैकेराइड के प्रकार स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन, पैक्टिन, फ्रक्टोसनस, गैलेक्टोसनस, पेंटोसनस, हेमीसेल्यूलोज, ये सब क्या है, ये सब पॉलीसैकेराइड के रूप है। एक पैक्टिन के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पैक्टिन का जैम जेली में इस्तेमाल हम लोग करते हैं, किसके लिए करते हैं, ताकि उसका थक्का जम सके। ध्यान दीजिएगा, जैम जेली का थक्का जमाने के लिए पैक्टिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को अलग से इसको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बोज का प्रमुख कार्य क्या है, तो कार्बोज का प्रमुख कार्य है हमारे शरीर को ऊर्जा, शक्ति और उष्णता प्रदान करना। ऊर्जा शक्ति तो देता ही है, साथ ही साथ हमारे शरीर को गर्म भी रखता है। 1 ग्राम कार्बोज से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 1 ग्राम कार्बोज से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। स्वस्थ मनुष्य के यकृत में कितने ग्राम ग्लाइकोजन संग्रहित रहता है, तो स्वस्थ व्यक्ति के यकृत में 100 ग्राम तक कार्बोज जो है वह ग्लाइकोजन संग्रहित रह सकता है। ठीक है, अतिरिक्त ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ संग्रहित होता है, तो यकृत और मांसपेशियों में। यकृत में कितना प्रतिशत तक, यकृत में कितने ग्राम तक संग्रहित हो सकता है, तो 100 ग्राम तक संग्रहित हो सकता है।
स्नायु या मांसपेशियों में कितने ग्राम ग्लाइकोजन संग्रहित हो सकता है? तो देखिए 250 ग्राम तक। यकृत में कितना सबसे ज़्यादा संग्रहित कहाँ हो सकता है? तो यकृत में, दूसरे के बाद उसके बाद मांसपेशियों में कितना संग्रहित होता है? तो 250 ग्राम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोज्य पदार्थों के द्वारा कार्बोज तथा वसा की मात्रा, भोज्य पदार्थों के द्वारा कार्बोज तथा वसा की मात्रा कम मिलने पर शरीर को ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन से। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें वसा से मिलती है और सबसे जल्दी एनर्जी हमें किससे मिलती है? तो कार्बोज से मिलती है। ठीक है, तो कार्बोज से, ध्यान दीजिएगा, कार्बोज और वसा जब हमारी इनकी बॉडी में कमी हो जाती है कार्बोज तथा वसा की, तो हमारा शरीर ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? तो प्रोटीन से। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन निर्माणक तत्व तो है ही, साथ ही साथ यह हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है जब कार्बोज और वसा की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो 80 से 100 mg प्रति 100 mm रक्त में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। दैनिक आहार में कार्बोज की अधिकता से क्या होता है? तो दैनिक आहार में कार्बोज की अधिकता से जाहिर सी बात है वसा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होगा, तो यकृत में संग्रहित होगा और मोटापा या फिर ओबेसिटी की जो है संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटापे से कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग होने की संभावना बढ़ती है? तो हृदय रोग और मधुमेह। ध्यान दीजिएगा, मधुमेह के साथ साथ हृदय रोग की भी संभावना बढ़ जाती है। ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में नहीं परिवर्तित होता है और मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है तो किसका लक्षण है? यह लक्षण है मधुमेह का। प्रतिवर्ष मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को प्रतिवर्ष मधुमेह दिवस मनाया जाता है। कार्बोज की अधिकता से शरीर के किस अंगों को अधिक कार्य करना पड़ता है? तो कार्बोज की अधिकता से शरीर को अग्नाशय को अधिक कार्य करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कार्बोज की अधिकता से जो ग्लूकोज है जल्दी जल्दी फिर ग्लाइकोजन में परिवर्तित होने लगता है, तो ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है? तो अग्नाशय ही जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, इसीलिए इसको काम अधिक करना पड़ता है। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जो कि इंसुलिन नामक हार्मोन ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। अग्नाशय में किसके द्वारा इंसुलिन निकलता है? तो लैंगरहैंस। अग्नाशय में भी देखिए, अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाए, अग्नाशय देकर लैंगरहैंस दे दिया जाए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय में लैंगरहैंस के द्वारा ही इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वह स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूत्र द्वारा ग्लूकोज का बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो मूत्र द्वारा ग्लूकोज का बाहर निकलना मधुमेह कहलाता है। कार्बोज का पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोज का पाचन मुंह में, छोटी आंत की ग्रहणी और शेषाम में होता है। ध्यान दीजिए, कार्बोज का पाचन मुंह में, छोटी आंत की ग्रहणी तथा शेषाम में होता है। मुंह में किस कार्बोज का पाचन होता है? ध्यान दीजिएगा, मुंह में भी सिर्फ पके हुए स्टार्च का ही पाचन होता है। स्टार्च में भी किसका? सिर्फ पके हुए स्टार्च का पाचन मुंह में होता है, सभी स्टार्च का पाचन मुंह में नहीं होता है। लार में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाचक एंजाइम पाया जाता है, जो पके हुए स्टार्च का पाचन करने में सहायता करता है। टाइलिन के प्रभाव से स्टार्च किस में परिवर्तित हो जाता है? तो डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण छोटी आंत में होता है। एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति को दैनिक आहार में कितना कार्बोज लेना चाहिए? तो 400 से 500 ग्राम जो है वह कार्बोज स्वस्थ व्यक्ति को लेना चाहिए। शरीर ऊर्जा की कुल मांग का कितना प्रतिशत कार्बोज से हमें प्राप्त होता है? तो 60 से 70% ऊर्जा हमें कार्बोज से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने परमाणु के कार्बन होते हैं? तो देखिए 6। कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में परमाणु के 6 जो है वह कार्बन होते हैं। माँ के दूध में उपस्थित रहता है, माँ के दूध में क्या उपस्थित रहता है? तो लैक्टोज उपस्थित रहता है। माल्टोज क्या है? तो माल्टोज अंकुरित अनाजों का शक्कर है। अंकुरित अनाजों में पाए जाने वाला शुगर क्या है? माल्टोज है। जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो उन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो उन्हें ऊर्जा अपने अंदर किए संचय से मिलता है, जो उन्होंने कार्बोज के रूप में संग्रहित किया रहता है, उन्हीं से उन्हें ऊर्जा मिलती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो हमारे शरीर को ऊर्जा, शक्ति और उष्णता देना कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं, ठीक है? तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।